अच्छा, वो रिकॉर्डिंग बाद में स्टार्ट हुई है। चलिए अब बताइए मुझे नाम, बिना देखे शिप्रा जी सामने देखो मुझे, सब लोग मुझे देखिए, सुरभि जी आप भी मुझे ही देखेंगी। व्याधि, बताइए। व्याधि, हाँ अ, सोनाली सेकंड क्या है? स्नान, त्यान, त्यान, संशय, हाँ। सुरभि जी परमार्थ, क्या है? आलस्य, आलस्य। कपिल जी आलस्य, आलस्य तो पता है? यस मैम। लास्ट क्लास में आ रहा था, है ना? अभिरति, तो ठीक है, तो ये जो 9 अंतराय हैं इनको क्या बोला गया है? इन्हें विक्षेप बोला गया है, चित्त विक्षेप। विक्षेप मतलब हर्डल्स, जो आपके साधना में आपको रोकते हैं, ठीक है। इसी को अगर देखा जाए तो अगर हम देखें, जैसे जब हमने मन की स्थिति पढ़ ली या मन के बारे में जान लिया, उसी तरह कुछ महर्षि पतंजलि ने चित्त की कोई भूमिया भी बताई थी। कौन कौन सी भूमिया बताई थी? थोड़ा सा रिवीजन भी कीजिएगा, मुझे पता चलेगा। हाँ बताइए। 5 भूमिया बताई थी मैम। हाँ। मूल, विक्षिप्त, एक निद्रा शायद थी, और देन विद्या जी एकाग्र, निरुद्र और लास्ट में शायद निद्रा है। 5 थी एग्जैक्टली। मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। हाँ, एक 5वीं भी है, कौन सी है? बताइए, कौन बताएगा? नहीं बताएंगे। सबसे पहले है मूड, देन विक्षिप्त, फिर क्षिप्त, सॉरी पहले है मूड, फिर है क्षिप्त, फिर विक्षिप्त, देन एकाग्र और निरुद्ध, ठीक है। तो जो ये चित्त भूमिया है, इसमें जो पहले 3 स्टेजेस बताई गई है, पहली जो 3 है मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त, ये क्या है? इनको जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने इन 3 स्टेजेस को ही मानसिक स्वास्थ्य पर रिसर्च किया है। इन 3 स्टेजेस पर ही मन को रखकर उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं, मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त, ठीक है। और अगर देखा जाए जो इसके बाद की अवस्था बताई है 2, वो कौन सी अवस्थाएं हैं? जो आपके चित्त की स्वस्थ अवस्था है, मन की हेल्थ स्टेट जिसको माना गया है, ठीक है। तो इलनेस कौन सी होगी? जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं, मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त, और लास्ट की एकाग्र और निरुद्ध जो 2 अवस्था है, वो कौन सी है? वो आपके मानसिक स्वास्थ्य का पूरी तरह से प्रमाण दिया गया है। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि जो ये 4th और 5th स्टेज है, एकाग्र अवस्था में भी आप काफी हद तक मानसिक विकृतियों से दूर हो जाते हो, ठीक है। और जो निरुद्ध अवस्था है, वहां पर आकर आप पूरी तरह से अपने मन के स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो पहली 3 अवस्थाएं हैं, उसमें रज, तम, ये दोनों गुण आपको प्रभावित करते हैं और आपके अंदर विकृतियां पैदा होती रहती है। तो जो चित्त की जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जिसको हम चित्त की मूढ़ावस्था बोलते हैं, ये इसमें कौन सा गुण प्रधान होता है? तमोगुण। तमोगुण प्रधान होता है। और जो इसमें फिर क्या चीज आपको ज्यादा परेशान करती है? जो फर्स्ट स्टेट है, जो मूढ़ अवस्था है, उसमें अगर तमोगुण प्रधान है, तो आपके अंदर किस तरह के विकार या किस तरह का असंतुलन आता है? आलस्य, निद्रा, मोह, भ्रम और दीनता की स्थिति आती है, ठीक है। और अगर आपका तमोगुण के साथ साथ रजोगुण भी इसमें आता है, या रजोगुण से भी आप, क्योंकि देखो गुण तो तीनों चलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी स्टेट में रहता है? एक सेकेंड, मेरी आवाज ब्रेक हुई बीच में, अभी क्लियर है? ठीक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि में जो सामान्य व्यवहार है, उससे विचलित हो जाते हैं व्यक्ति इस स्टेज में, जो मूढ़ अवस्था है उसमें जो सामान्य व्यवहार है उससे विचलित रहते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने योग में इसको असामान्य स्थिति बताई है, अस्वस्थता की स्थिति को बताया। जो सेकंड स्टेट
स्टेज है क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है, मन बहुत चंचल रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें रजोगुण प्रधानता के साथ साथ कई बार तमगुण भी उभर जाता है और सत्व गुण भी उभर जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सत और तम गुण है रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन गौण रूप में सत और रज दोनों गुण रहते हैं। ठीक है, और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनैश्वर्य में प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब तमस को सतोगुण दबा देता है तब क्या होता है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सब चीजें भी आपको समझ आती है जो क्षिप्त अवस्था होती है। लेकिन ये भी क्या है, विचलित करने वाली अवस्था माना है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस पे भी रिसर्च किया और जितने मनोरोग होते हैं वो इन्हीं 3 स्टेज पे इसीलिए बताया गया, क्योंकि इनमें जो हमारे जो गुण बताए गए हैं जब उनमें असंतुलन आ जाता है तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। और दोषों में परिवर्तित होने से क्या होता है कि आपकी जो संतुलन है वो असंतुलनता में जब आएगा तो आपका मन क्या है, विकृतियों से भर जाता है। ठीक है, आप उसको समझ नहीं पाते। तीसरा जो विक्षिप्त अवस्था है इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है और रज और तम गुण दबे रहते हैं, लेकिन रजोगुण की प्रबलता के कारण क्षिप्त अवस्था में कभी कभी चित्त स्थिर नहीं रह पाता। ठीक है, रजोगुण की प्रबलता के कारण कभी कभी इसमें चित्त स्थिर नहीं रह पाता, तो योग में इसको भी समाधि के लिए उपयुक्त अवस्था नहीं माना गया, ध्यान के लिए। तो अब हम यहाँ अगर चित्त की अवस्थाओं पे पढ़ेंगे तो लास्ट की जो 2 अवस्थाएं हैं एकाग्र और निरुद्ध, वो पूरी तरह से आपके मानसिक स्वास्थ्य को बताती है। क्लियर? इसी तरह से हमने ये अवस्थाएं पढ़ ली। इसके बाद अगर हम विकार देखें कि हमारा जो मेंटल इलनेस है उसके कारण, एक तो हमने 9 अंतराएं बोल दिया। 9 अंतराओं में जो सबसे पहले व्याधि है, व्याधि क्या चीज है, व्याधि को आप क्या समझते हैं? It's मैम like शारीरिक दोष, मतलब शरीर से संबंधित जो भी रोग होंगे वो व्याधि के अंदर। और अगर मानसिक संबंधी हो गए तो डॉक्टर बेटा मन से संबंधित रोगों को व्याधि नहीं बोलेंगे? डॉक्टर स्मिता, मन से संबंधित अगर आपको कोई रोग है तो वो व्याधि में नहीं आएगा? मन से संबंधित सारे रोग एक्चुअली व्याधि में ही आएंगे, वो मानसिक रोग में कहलाएंगे। बल्कि आजकल तो हमें शारीरिक रोग भी मन से संबंधित होते हैं। 70% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। सो ये मेंटल हेल्थ में कोड ऑफ कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपके आहार किस तरह से आप लेते हो, और योग, क्योंकि योग तो एक्चुअली ज्यादातर मन के ऊपर काम करता है और इसीलिए हमें पेशेंट को रोग मुक्त होने में योग की भूमिका या अष्टांग योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। डाउट और क्लियर करते हैं, योग क्या है। अगर मानसिक स्वास्थ्य में हम योग की अवधारणा को जानेंगे ना तो योग मन को एक तरफा नहीं समझाता। योग में क्या है, आपके सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है, उसमें आपका मन भी, शारीरिक भी है और मानसिक भी है। वो सिर्फ मानसिक व्याधियों को ही या मानसिक रोगों को नहीं बताएगा, ना ही वो मन को स्वस्थ रखता है। योग क्या है, सर्वांगीण विकास के लिए है, क्योंकि उन्होंने आत्मा और मन दोनों को अलग माना है, तो वो दोनों पर ही ध्यान देगा। लेकिन मनोविज्ञान में क्या है, सिर्फ 3 ही उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ मानसिक और शारीरिक, वो ऊपरी सतह पर ही रहे हैं, बहुत डीप नहीं गए उसमें। तो आध्यात्मिक रोग हो गए, जितने भी जो हमारे मानसिक रोग हो गए, वो उसमें बहुत डीप स्टडी नहीं कर पाए। तो इसलिए योग के अकॉर्डिंग हमें इनकी इलनेस और इनकी हेल्थ को जानना है। तो जैसे हमने ये 9 अंतराओं में पहला व्याधि मान लिया, शारीरिक और मानसिक रोग व्याधि के अंतर्गत आते हैं। मैम बताइए। एक चीज पूछना था, जैसे एक वर्ड बोला जाता है ना आदि और व्याधि, तो इसमें आदि क्या चीज है फिर? शारीरिक रोग मन को आदि की तुलना में अधिक कष्टदायक अनुभूत होता है, तो इसलिए शारीरिक रोग का व्याधि नाम ज्यादा सार्थक है। आदि मतलब क्या बोलेंगे इसमें, देखो यहाँ पे इन्होंने कैसे बोला है कि आदि शब्द के वी उपसर्ग के योग से व्याधि शब्द बनता है। ठीक है, उन्होंने क्या, मनसा व्याधि, शारीरिक रोग मन को अधिक ज्यादा इसमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, और मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आदि और व्याधि में क्या है, आपके सद्व्रत, स्वस्थव्रत, आपके सभी आ गए। आपका इसमें व्यवहार है, आपकी इसमें जितनी बीमारियां हैं, आपका खान पान है, आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, तो आदि और व्याधि दोनों को देखें तो अगर देखें तो ये रोग से ही जोड़ा गया है। ठीक है, बट यहाँ व्याधि इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि शारीरिक रोग को इन्होंने व्याधि से ही बताया। क्लियर?
अब है इसमें स्त्यान। स्त्यान क्या है? चित्त की अकर्मण्यता। अकर्मण्यता क्या होती है? चित्त की अकर्मण्यता क्या होती है? मन का आलस्य। आलस्य बोलेंगे। अकर्मण्यता किसको बोलते हैं? कि हम अगर चाहें, हमें पता है कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा मन तैयार नहीं होता है ना, हमारा मन तैयार नहीं होता उसके लिए। इसीलिए जब आपको ये इस संशय में डाल दे, या आपके अंदर ये, अगर आपके अंदर ये विचार डाल दे कि आपको ये काम करना है या नहीं करना, करूं या ना करूं, ठीक है, तो ये अकर्मण्यता आ गई। इसमें इन्होंने बोला है कि इच्छा से योग नहीं होता, ठीक है, मन की इच्छा अनुसार, तो वहां पर आप अपने समाधि या भाव तक पूरा नहीं पहुंच सकते, ठीक है। संशय बोला गया है कि जब आप किसी साधना को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके मन में क्या संशय रहता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब आपके अंदर एक भ्रम आ जाता है तो उसको हम संशय में रखते हैं, ठीक है। तीसरा इन्होंने बोला प्रमाद। प्रमाद क्या है? प्रमाद अविवेक की स्थिति से उत्पन्न होता है। प्रमाद के बाद जो सेकंड विक्षेप, जो नेक्स्ट विक्षेप बताया गया है वो है आलस्य। आलस्य क्या है? आलस्य शारीरिक उसमें पैदा होता है, जो आपका गरिष्ठ भोजन होता है, ठीक है, जिसमें चित्त भारी होने लगता है। और जो इससे पहले प्रमाद है, प्रमाद क्या है? इसमें मन का भारीपन बताया गया है, जो अविवेक के कारण होता है। तो ये दोनों भी चित्त विक्षेप के अंतर्गत क्यों आए? क्योंकि एक तरह से मानसिक रूप से आप अविद्या में चले गए, अविवेक के कारण आप समझना ही नहीं चाह रहे चीजों को, ठीक है। जो आप में पहले एक एक्साइटमेंट थी किसी काम को करने की, धीरे धीरे आप उसमें उतने उत्साहित नहीं रहते, तो वो क्या है? प्रमाद की स्टेट है। और आलस्य में क्या होता है कि जब आप गरिष्ठ भोजन, इसीलिए तो अति आहार मना किया गया है। गरिष्ठ भोजन करने से जो चित्त में एक भारीपन रहता है, वो आलस्य की स्थिति है, कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन शरीर उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? प्रमाद और आलस्य में बहुत अंतर है। प्रमाद प्राय अविवेक से उत्पन्न होता है और आलस्य में अविवेक तो नहीं होता, किंतु गरिष्ठ भोजन के सेवन से शरीर और चित्त में भारीपन आ जाता है। क्लियर? तो ये मानसिक अस्वस्थता के कारण है। नेक्स्ट है इसमें अविरति। अविरति क्या है? योग हमें क्या समझाता है कि विषयों में अनासक्त भाव लेकर आइए, ठीक है। लेकिन अविरति क्या है? जब विषयों में आपकी आसक्ति बनी रहे, जब आपका मन, आप साधना करने के लिए तैयार है या आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप विषयों से अपने आप को हटा ही नहीं पा रहे, आप सुख दुख और लग्जरियस लाइफ से अपने आप को दूर ही नहीं कर पा रहे, आप विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा ही नहीं पा रहे, तो ये अविरति की स्टेट होती है, जब आसक्ति निरंतर बनी रहती है, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने बोला है जो चित्त की भूमियां हैं उनको, इसीलिए उन्होंने सबसे बड़ा कारण बताया है कि पहले चित्त की अवस्थाओं को समझे, उसके बाद ये हर्डल्स आपको खुद समझ आ जाएंगे कि आपके मन में किस तरह के द्वेष पैदा होते हैं। अभी इसके बाद आपको हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा कि मानसिक अस्वस्थता क्या है। इसके बाद आ गया भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन को क्या बोला गया? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कैसे होता है? कि जब आप साधक साधनों को असाधन समझने लगे और असाधनों को साधन समझने लगे, तो ये भ्रांति दर्शन होता है। और योग में ये विघ्न माना गया है बहुत बड़ा, मन का भी। जब आप किसी शत्रु को अपना मित्र समझने लग जाओगे ना, और मित्र को अपना शत्रु, तो वो भ्रांति दर्शन की स्थिति होती है। अविवेक के कारण आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो मन की भी यही स्थिति रहती है। जब आपके अंदर रोग पैदा होते हैं तो उन रोगों की स्थिति में आपकी यही अवस्था रहती है कि जो आपको चाहिए, जिस सुख की आप लालसा कर रहे हैं, वही आपके दुख का कारण है, वही आपकी रोग के कारण है, लेकिन आप उन चीजों से निकलना ही नहीं चाह रहे, चाहकर भी आप उनसे निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका मन ही प्रिपेयर नहीं। नेक्स्ट है अलब्ध भूमित्व। ये क्या है? इसमें ऐसा माना गया है कि जैसे आप ध्यान साधना में लगे हैं और किसी एक स्टेज पर आप पहुंच गए, लेकिन इसमें क्या है कि एक स्टेज हो गई प्राप्त लेकिन दूसरी नहीं हुई, तो ये अलब्ध भूमित्व की स्थिति होती है। जैसे समाधि में 4 भूमियां बताई गई हैं, सवितर्क, निवर्तर्क, सविचार और निर्विचार, ठीक है। प्रथम भूमि की प्राप्ति हो जाती है तो योगी का उत्साह बढ़ जाता है। जब पहली भूमि अगर मिल गई तो जरूरी नहीं है आपको अगली 3-4 भी मिले, ठीक है।
परंतु किसी कारण अगली भूमिका प्राप्त ना होना अलब्ध भूमित्व की स्थिति रहती है। समझ आया? तो इस तरह से मनोरोग को आप मन की अस्वस्थता ही बताओगे, क्योंकि जब आप सारी साधना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ कारण तो ऐसा है कि जिससे आप उन 4 स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे। तो ये आपका मन क्या है, अभी भी इसका मतलब चंचलता इसमें विद्यमान है। तो योग में महर्षि पतंजलि जी ने क्या बताया कि जो ये मन की चंचलता है यही विक्षेपों का कारण है। ये जो विक्षेप है यही मन की चंचलता है। अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने मन को पूरी तरह से स्वस्थ कर लिया। ठीक है, फिर इसमें लास्ट स्टेज बताई अनवस्थित्व। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि निरंतर चित्त की स्थिति जिसमें ना बनी रहे। अगर आपको कोई एक स्टेज आप चले भी गए, सपोज कीजिए कि आप धारणा के बाद, ध्यान के बाद आप समाधि की फर्स्ट स्टेज पर पहुंच भी गए, लेकिन आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, वहां स्थित नहीं रह पा रहे, तो वो अनवस्थित्व की स्थिति है। कई बार आप डबल माइंडेड हो जाते हो ना, आप कोई काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप उसकी चरम सीमा पर पहुंचते हो, एंड पे पहुंचने लगते हो, जब आपको लक्ष्य प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं आपके मन में द्वंद आ जाता है, करूं या ना करूं, या मैं कर पा रहा हूं लेकिन मैं इसमें सुख क्यों नहीं मिल रहा मुझे, या मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रहा हूं कि मैं इस तक पहुंच गया हूं तो क्यों पहुंचा हूं। मन की जो ये स्थिति होती है जिसमें आप स्टेबल नहीं रह पाते, वो यहाँ 9 अंतराओं में अनवस्थित्व की स्थिति को बताया है। पर यहाँ इन्होंने साधना से जोड़ दिया। अगर हम इलनेस के साथ जोड़ेंगे इसको तो डेली लाइफ में हमारे सामने बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें हम इन चीजों को समझ नहीं पाते, अपने किसी मतलब अपने आसपास के माहौल को हम नहीं समझ पाते। अगर हम समझ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, और अगर सफलता मिल भी रही है तो वो स्टेबल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये इलनेस के ही रीजन है सारे। अब इन्होंने क्या बोला है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक इलनेस दोनों कैसे जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, बताइए मुझे। अस्वस्थता और स्वस्थता दोनों को आप एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ेंगे? आंसर दीजिए। थ्रू विद्या और अविद्या। यस, बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। अभी हमने अस्वस्थता में 9 अंतराएं पढ़ी हैं। अभी हम, इन्होंने क्या बोला कि यौगिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा में परंपरा, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरा है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सूक्ष्म दृष्टि डाली गई। और उन्होंने क्या बताया कि मानसिक स्वास्थ्य की विविध अवस्थाएं, जितनी भी भूमियां हमने पढ़ी, उनको अगर देखा जाए तो उसका एक मूल कारण है। उसका मूल कारण क्या है? जो ये अस्वस्थता है, या जो हमारे चित्त की जो अवस्थाएं हैं जिसमें तमोगुण कभी रजोगुण ये प्रधान होते रहते हैं, इनका मूल कारण आप किसको मानते हैं? आप अपने अंदर बैलेंस क्यों नहीं बना सकते? आपको क्यों किसी साधना की या योग की जरूरत है, या आपको क्यों दवाइयों की जरूरत पड़ती है अपनी हेल्थ को और अपने इलनेस को दूर करने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए? आप अपने आप में क्यों नहीं कर सकते? जबकि फ्राइड ने भी बताया है, या महर्षि पतंजलि ने भी बताया है कि जब तक आप अपनी चेतना को नहीं जानोगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। लेकिन स्वयं आप क्यों नहीं कर सकते इन चीजों को? क्या कारण है ऐसा? Because of avidya, we are always in the state of that thing, and अविद्या क्या है? अविद्या when हमारे you मन are के, not having a correct knowledge of things, and अविद्या that's हमारे it. कलेश, क्लिष्ट वृत्तियां बताई थी, 5 कलेश बताए थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जितने भी ये अस्वस्थता है, इसका मूल कारण ये 5 प्रकार के कलेश है। ठीक है, अविद्या किसकी जननी है? अविद्या से ही अस्मिता बनती है, अस्मिता से ही राग पैदा होगा, राग से ही द्वेष उत्पन्न होगा, और द्वेष से ही अभिनिवेश होगा। It's ठीक है, all come तो out ये from our mind, I think. सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंटरनली सब चलता है, इसीलिए मानसिक रोग होते हैं। और इसी पर रिसर्च करिए। लेकिन महर्षि पतंजलि या योग में जितने भी महानुभाव हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम मन की अस्वस्थता को सिर्फ इन 5 कलेशों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों ही इफेक्ट होता है इससे। जो अविद्या है, अविद्या को क्या बोला गया, किस तरह का कलेश है ये? सुरभि जी, आप बता सकती है मुझे, अविद्या को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मैम, अविद्या अगर किसी चीज का ज्ञान ना हो
उसको अविद्या कह सकते हैं? अगर नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो किसी के बारे में, कैसे क्या करना है, वो अविद्या हो जाएगा? मैं ईश्वर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, परमात्मा मेरी बहुत श्रद्धा भी है, लेकिन फिर भी मैं इस संसार से अपने आप को नहीं अलग कर पा रही हूँ। इसका क्या कारण है? अविद्या इसका कारण है? फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने कि जब हमें सब कुछ पता है, हम शरीर को भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, लेकिन मोह बंधन से छूट नहीं पा रहे। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या बताया कि जब हम अनात्म को ही आत्म समझने लगते हैं, अपवित्र को पवित्र समझने लगते हैं, ठीक है, और जब हम विनाशकारी चीजों में को अविनाशी समझने लगते हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो अविद्या ही सब कलेशों की जननी बताई गई है। इसी कारण अगर हमें पता है कि हमारे आसपास कुछ भी स्टेबल नहीं है, या हमारे आसपास सब सुख ही नहीं है, इसका एक पक्ष और भी है, लेकिन मन समझने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन ने किसको जकड़ रखा है? हमें अपने बंधन में जकड़ लिया, हमें अपने आप में जकड़ लिया। जब हम मन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाते ना, और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मेंटल इलनेस है। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने बोला अस्मिता। अस्मिता क्या है? बताइए। मैं ओनली मैं और मेरा का भाव इज लाइक अहंकार। अस्मिता क्या है? आत्मा और मन दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम इनको अभिन्न मानने लगते हैं, एक ही मानने लगते हैं, तो वो अस्मिता है। मन, बुद्धि और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन उनको एक ही मानकर बैठना अस्मिता बोला गया है। सांख्य में से क्या कहा गया है? सांख्य में से मोह कहा गया है। ठीक है, सांख्य में अस्मिता को मोह कहा गया है, जो अविद्या से पैदा होती है, और अविवेक रूप अस्मिता ही भ्रांति और मिथ्या ज्ञान इसी के कारण है, या यही मिथ्या ज्ञान है। क्लियर? नेक्स्ट है राग। राग क्या चीज है माधुरी अटैचमेंट। जी? हाँ, अटैचमेंट। ठीक है, जैसे हम चीजों से डिटैच होना शुरू कर देते हैं, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं कि लिव इट, रहने दो इन चीजों को, वैसे ही हमें वो सब कुछ इजी लगने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को चाहकर भी उससे नहीं छूट पाते, तो इसका मतलब हम उसके लिए बहुत रागी हो चुके हैं। कहते हैं ना कि इसको बैराग हो चुका है इसका, ये तो इसके पीछे पागल ही हो चुका है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, प्रेम है, अपना कोई रिलेशन है उसमें। लेकिन योग क्या कहता है कि जैसे आप इस राग को अपने मन से, मतलब राग में जब आप से विरह पालोगे ना, जब राग से आप बैर कर लोगे, तो वही हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। लेकिन जब आप इसी में फंसे रहोगे तो वो इलनेस है। तो ये आप ही को समझना है कि किस तरह आप अपने रागों को कम कर सकते हैं। देखो, हम लोग सब साधारण मनुष्य हैं, ठीक है, हमारे अंदर ये सब चीजें हैं, अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, और अभिनिवेश भी है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या है कि हमें ये पता है कि हम इन चीजों से कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं, और कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे हम उन्हीं चीजों में फंसते चले जाते हैं। इसीलिए जब तक हम अपने मन को नहीं समझाएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, अपना आत्म जो क्या बोलते हैं आत्म अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकते। मेडिटेशन की जो स्टेज होती है, जब हम बोलते हैं ना कि जब मन बहुत परेशान है तो थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में हम अपने विचारों को कहते हैं कि हमें विचारों पर नहीं रुकना। लेकिन आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, जब भी आप मेडिटेशन करोगे ना, आप अपने विचारों से ही मुक्ति नहीं पा सकते, कुछ ना कुछ ब्रेन में चलता रहेगा, और आप कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए भी उस पर रुक जाते हैं, तो आप मेडिटेशन में पूरी तरह से सक्सेस नहीं होते। और रेगुलर प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको उससे अलग होना तो आ गया, लेकिन फिर स्टेबिलिटी नहीं आती। वो स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती? वो इस राग की वजह से नहीं होता, क्योंकि राग मन में आपको बांध के रखा है मन ने, और जैसे राग से आपका बैर होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपके अंदर ध्यान भी बढ़ता चला जाएगा, आप उसमें स्टेबल होना शुरू हो जाओगे। जब आप चीजों को छोड़ देते हो ना, सबसे मुश्किल है चीजों को छोड़ना, और सबसे मुश्किल है, सबसे इजी क्या है? सब कुछ तोड़ना। इजी है सब कुछ तोड़ना,
और मुश्किल है इनसे पीछा छुड़ाना या इनको छोड़ना। बस इन दो चीजों का अंतर आपको योग समझा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्वेष। द्वेष क्या है? जब राग के कारण जब आपके मन में दुख पैदा होता है ना, जब आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा, उससे जब आपके अंदर जो घृणा, जो नफरत पैदा होती है, वही द्वेष है। और ये आजकल आपने देखा है, जो प्रेजेंट टाइम है, जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें तो ये चीजें कूट कूट के भरी है। आप ऊपर से बहुत स्पिरिचुअली दिखेंगे, आप बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, आप बहुत शांत हैं, आप योग को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत सात्विक आहार भी ले रहे हैं, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप रेगुलर अपनी फिटनेस को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सब चीजें एग्जिस्ट है, कर रही है। तो इसका मतलब अभी भी वो आप उससे नहीं हटे, तो हम उसको प्रॉपर मेंटल हेल्थ में तो नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग इतने टाइम से योग के साथ जुड़े हुए हैं, आपको सब चीजों का ज्ञान है, लेकिन अगर अभी मैं किसी को यहाँ पर कुछ भी अपशब्द बोलूंगी ना, तो वो पलटकर मुझे उसका जवाब जरूर देगा उन्हीं शब्दों में। और अगर सपोज उसने जवाब नहीं दिया, तो वो कहीं ना कहीं मन ही मन मुझसे घृणा करने लग जाएगा, और वो एक द्वेष भाव उसके मन में पैदा हो जाएगा। हमने अगर इसी पे विजय पा ली, तो बस यही क्या है, यही विद्या है, यही विवेक है, और यही वैराग है, ठीक है। You're right. ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि ऐसा, मतलब if somebody says you some annoyed things, तो आपको उस टाइम, बट मेरे साथ अगर somebody says me personal, मैं बताती हूँ, थोड़े टाइम तक मेरे माइंड में रहता है, बट it goes away, निकाल देती हूँ मैं उसे बाहर, and I'll be same with that person again, मतलब मैं अपने मेंटल लेवल पे उस वैसे ही रहती हूँ, फिर I try to best, मतलब again। आप जैसे लोग बहुत कम हैं, है ना हमारे नहीं, मतलब मैं आसपास। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गुड इन दैट, बट आई, मतलब इतना मैंने अभी अपने अंदर देखा है कि अगर मुझे कोई कुछ कहता है या मैं, मतलब देन आई अगेन बैक टू दैट थिंग कि नहीं, इट्स ओके, मतलब। और किस किस के साथ होता है? इतना कंट्रोल कोई कर पाया अपने ऊपर? ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ मैं इस चीज के लिए। बताइए आरफा जी। आरफा आप तो प्रैक्टिस भी नहीं करती, लेकिन मुझे इतना पता है आरफा को कोई कुछ भी पलट के जवाब नहीं देती है, खुश रहती है हमेशा, है ना। अभी तक मैं गुड थिंग। ये बात तो है मैम, मेरी जिंदगी में कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। कुछ चीजें हमारे व्यवहार के अंदर होती हैं। तो क्या बोला उन्होंने, महर्षि पतंजलि जी ने क्या बोला कि मानसिक स्वास्थ्य को आप सिर्फ उसके इलनेस से ही नहीं जानोगे, ठीक है। हालांकि मैम ऐसा मानसिक नहीं कि बुरा नहीं लगता, ट्रू, बुरा लगता है, ऐसा नहीं है कि मन बिल्कुल बुरा, किसी कोई कुछ भी कह देगा बुरा नहीं लगेगा, एक दो दिन अंदर कहेगा चलो सब खत्म, आगे बढ़ो, ये हाँ, बट फीलिंग यू हमेशा अगेन रहती गो है। बैक टू विद दैट पर्सन नॉर्मल ना, तो इट्स गुड, Yes. ठीक। हाँ, होने में भी ना आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, चाहे वो हाँ। 1 मिनट हो, वो जो टाइम लगता है, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो आपने संघर्ष है उसको आपने इतना कर दिया। जब धीरे धीरे वो गैप भी खत्म हो जाएगा, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी का कहा हुआ बुरा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अस्वस्थ हूँ। अगर मैं अपने विचार बोल देती हूँ, क्या कहना है कि द्वेष नहीं पालना किसी से, एग्जैक्टली। द्वेष के Exactly. राग हमें है, हमें अपने रिश्ते से, अपने परिवार से, अपनी चीजों से बहुत राग है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह क्या है, आपको बांध देगा। अगर आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हो, साइकोलॉजी में आप क्या समझते हो कि आप चीजों को, जब तक आप चीजों को अपने पास नहीं रखोगे, तब तक आपको उनकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, और जब तक आप उनसे दूर नहीं होगे, तब तक आपको अपनी वैल्यू पता नहीं चलेगी, ठीक है। हमारे पास कोई भी चीज होती है ना, जब तक वो हमारे पास है तब तक हम उसकी कोई कदर नहीं करते, लेकिन जब वो दूर जाती है तो हमारे भाव हमें अंदर से कसोटना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना लेकिन कहीं मैम इसी वजह से एक बात पूछना चाहूंगी कि मतलब मोह तो ये सब में होता है, जैसे कि अपने बच्चों से मोह, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता, बच्चों से मोह तो होता ही होता है, आप क्या इसको बोला, खत्म नहीं कर सकते। मोह तो देखो एक बंधन का कारण माना ही गया है, लेकिन मोह में अगर राग भी हो गया, तो आप ना तो खुद सुखी हो, ना आपके साथ जुड़े रहने वाला सुखी है, ठीक है। अब जब आप संसार में आए हो, प्रकृति के साथ जुड़े हो, तो इन चीजों से तो आप बच नहीं सकते, लेकिन अभ्यास से क्या है, आपके अंदर वैराग आ सकता है, ठीक है। जो लोग संन्यास लेते हैं, या जो लोग अपना घर परिवार छोड़कर जंगलों में रहकर साधना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं होता,
लेकिन उन्होंने राग नहीं रखा, उस बंधन में वो बंधे नहीं। लाहिड़ी महाराज थे, लाहिड़ी महाराज ने भी तो गृहस्थ जीवन में रह के संन्यास लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको मोह नहीं था या उन्होंने अपने कर्तव्य, भागवत गीता में क्या कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्य करो, लेकिन उनमें मोह और आसक्त नहीं होना आपको। कर्तव्य तो कर्म तो आप करोगे चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, लेकिन उनमें अनासक्त भाव के साथ करोगे और मोह नहीं रखोगे। अब हमने बच्चे जब पैदा किए हैं, उन्हें पाल पोस रहे हैं, तो उनका लगाव तो हमें होगा, उनसे प्यार भी हमें होगा, लेकिन अगर हम उनको अपने मोह में कुछ करने ही नहीं दे रहे, घर से निकलने ही नहीं दे रहे, या उनके फ्यूचर को बनने नहीं दे रहे, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए राग का कारण बन गया। और कहीं ना कहीं हम अस्वस्थ है मानसिक रूप से। बहुत पैम्पर करके बच्चों को रखना, बहुत बच्चों के लिए पोजेसिव हो जाना, ऐसे ही तो रिश्ते फिर टूट जाते हैं। अब मोह तो हम ईश्वर से भी रखेंगे ना, ठीक है, लेकिन वहां हम ईश्वर से जो मोह रखते हैं उनसे क्या होता है, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से। लेकिन किसी ना एक, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो मोह है उसमें अनासक्त भी रहो। मैम आसक्त इसमें मत रहो उसमें, उसी में एक्सपेक्टेशंस भी ऐड कर सकते हैं ना, ऐड कर एक्सपेक्टेशन, सकते हैं। वो एक्सपेक्टेशंस सब तभी चीजें तो इसी की, सबसे तभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कि आप 10 लोग क्लास में अगर बैठे हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं ये सोचूं मुझे सब अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, और किसी दिन आपने मुझे बुरा बोल दिया किसी ने, तो मेरे अंदर तो आपके लिए चिढ़ पैदा हो जाएगी, क्योंकि मेरे कानों को तो अच्छा ही सुनना है, मेरे को तो, मैं तो यही आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप अच्छा ही बोले। लेकिन जब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप मुझे क्या समझ रहे हैं, ये आप अपने एक सेंटेंस में बोल देते हैं, लेकिन मैं उसी में बंध के नहीं रहूंगी, मुझे और अच्छे कर्म करने हैं, जिससे कि मैं आपको या सबको संतुष्ट रख सकूं। तो एक्सपेक्टेशन तो सबसे बड़ा ही कारण है आजकल के टाइम में। ये सारे यही हैं, कलेश ही हैं ये, जिन्हें हमने अपेक्षा बोल दिया। अगर आप अपेक्षा रखोगे किसी से, तो आपके अंदर तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। पर नेक्स्ट मैम है ऐसा भी तो अभिनिवेश। होता है ना, हम मतलब जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हम उनके लिए मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं एवरी टाइम, बट थोड़ा सा हम एक कहीं इन आवर सबकॉन्शियस माइंड में हम फिर भी रखते हैं कि यार हमने इतना करा, तो हम थोड़ा सा फील करते हैं कि यार दूसरी तरफ से थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, मतलब वो एक्सपेक्टेशन आज भी रहती है मुझे तो। बार फील सच होगा में जब आप ये किसी जो उम्मीदें होती हो है, ना, तो आपको एक बार फील होगा, 2 बार फील होगा, 3 बार, चौथी बार आप तो अपनी नेचर से उसके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये माइंडसेट हो जाएगा, यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो करना ही है, बट वो नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर संतुष्टि ले आते हैं। यही तो संतोष नहीं, की फिर कहीं भावना ना कहीं बताई हम है। भी तो करना बंद कर देते हैं ना फिर। मतलब ये ट्रुथ बोल रही हूँ मैं, एकदम ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मैं कोई वो गुडी गुडी पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पर हम भी कहीं ना कहीं करना बंद कर देते हैं जब हमें लगता है कि दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो हम क्यों करें, मतलब वो तो आ ही जाता है। हम निम्न सच में कोटि के ये साधक उम्मीदें इसीलिए होती तो है जो हैं। दुख का कारण बनती है। यही आप, नहीं, हमें क्या करना है, अगर क्या बोला है, योग है कर्मसु कौशल, कर्मों में कुशलता लाकर कौन सा भाव रखना है, समता का भाव रखना है। आप करते रहो कर, सम रहो, लेकिन हम लोग की क्या नेचर है, जरा सा दुख आया और हम फट पड़े कि हमसे दुखी धरती पे कोई नहीं है, ठीक है, और हल्की सी कामयाबी मिली तो हम खुशी से भी फूट पड़े, हम ही हम है बस भैया, हम आई एम वेरी लकी, आई एम फ्लाई ऑन द स्काई, आई एम ये। तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे दुख का ही कारण बन जाएगी बाद में। अभी मैंने एक लग्जरियस कार खरीद लूंगी, बड़ी खुश हो जाऊंगी, ठीक है, मेरे पास नई गाड़ी आ गई, और अभी आगे जाके फूट गई मैं कहीं या एक्सीडेंट हो गया, तो वही मेरे दुख का कारण बन जाएगा। सामने वाले लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, बहुत कूद रहे थे। तो ये कोटि की जो निम्न कोटि के जो लोग होते हैं ना, जो हम है, जिनका चित्त शांत नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, शरीर निर्मल नहीं है, हमारे साथ ये चीजें होंगी, लेकिन फिर भी क्या है, अभ्यास करते रहना है। फिर धीरे भी धीरे मतलब मैं ये कहती हूँ कि बहुत लोगों से काफी बेटर है, मतलब जो बिल्कुल सही बोला आपने कि जो एक बहुत ज्यादा हमारे अंदर क्या कहते हैं विकृतियां भर जाती है ना, उनसे बहुत बैलेंस्ड है हम लोग। हाँ, और ट्रू। आप और ज्यादा बैलेंस्ड हुए, ठीक है। 1 घंटे से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप लोगों के फेस पे एक स्माइल है, क्योंकि आपको पता है जो चीजें यहाँ टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ
ग्रोथ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, और आप अपने आप भी प्रैक्टिस में लगे। तो कहने का मतलब ये है, इलनेस को दूर करने का सबसे बड़ा सोर्स और सबसे बड़ा जो साधन बताया है वो प्रैक्टिस बताई है योग में। ठीक है, अब उस प्रैक्टिस को चाहे आप पंच कलेशों को मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या बोला है, जो 5 कलेश हैं हमारे, ठीक है, या जो हमारी 9 अंतराएं हैं, उसके एक चित्त प्रसादन भी तो बताए महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है, चित्त प्रसादन बताए हैं कि वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, रोल ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, वेलनेस, सॉरी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज कहने का मतलब ये था कि जो आपका मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस था, मेंटल हेल्थ क्या है, जो आप समाज में रहकर जब आप संतुलन में रहते हैं, जब आपके अंदर जो आपकी चित्त भूमियां हैं, जब जो चित्त 5 जो भूमियां बताई गई हैं, उनमें से जब आप लास्ट 2 स्टेजेस पर स्टेबल हो जाते हैं या वहां पर पहुंच जाते हैं, वो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा वो बताया है। योग ने स्वास्थ्य का सबसे बड़ा स्थान बताया है। ठीक है, मन का, क्योंकि मन को ही कंट्रोल करना है, मन ही अनियंत्रित है, मन ही हमारा शत्रु है। उस शत्रु से मित्र बना लेंगे उसको, तो आप मतलब पूरी तरह से स्वस्थ है। क्लियर? और अगर इलनेस देखा जाए, इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, जो आपके 5 कलेश हैं या ये 9 अंतराएं हैं, हठयोग प्रदीपिका में भी बाधक तत्व बताए हैं, वो भी मेंटल इलनेस है। ठीक है, लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने इसके उपाय बताए, अष्टांग यम और नियम को ही आप साध लो तो आप पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। और चीजें तो बहुत आगे की चीजें हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ में अगर आप यम नियम को ही पाल लो, उसके थोड़ा बहुत अंश भी आपके अंदर आ गया, तो आप इस समाज, इस संसार में रहने के बावजूद भी आप बहुत बैलेंस्ड है, पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। यम के अंदर कोई अगर नेक्स्ट मुझे क्लास बोले में कि यम के अंदर कोई अगर मुझे बोले कि हाँ सच वाला पाल लो, तो मैं बोलूंगी, आज के बाद बोलूंगी, पीछे वाले सच नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम झूठ बोले, लेकिन एक आधा भी जो झूठ बोला है, मुझे लगता है कि अगर मैं वो भी ना बोलती तो मैं तो सत्य पे पाली थी मैंने विजय, लेकिन नहीं है। वो जो 10% झूठ बोले, मैं बहुत कम, मतलब देखो बहुत लोग बोलते होंगे कि मैं झूठ नहीं बोलती या मैं झूठ नहीं बोलता या मैं किसी पे मैं बहुत हिंसक थी, बहुत हिंसक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अहिंसा अंदर डेवलप हुआ है योग में रहने से। बिल्कुल एग्रेशन खत्म हो गया है, कभी लगता ही नहीं है कि गुस्सा आता भी है, लेकिन जब मैं घर में होती हूँ तो मैं असत्य भी हूँ, मैं हिंसक भी हूँ। ठीक है, मेरे अंदर वो सारे द्वेष पैदा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं सोसाइटी के बीच में जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरे से परफेक्ट पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक भ्रम है। हाँ, वो डबल फेस, एक्चुअली जापानीज भी अपने आप को 2 फेसेस में देखते हैं। उनके यहाँ भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि देयर इज 2 फेसेस, तो हमेशा इंसान के 2 फेस तो हैं ही। लाइफ ही जीते हैं हर इंसान, एक अपने लिए और एक सोसाइटी में, क्योंकि जब आपने अपने आप को अगर देख लिया ना, तो आप अपनी ही कमियों को दूर करोगे। हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं, इसीलिए ये विकृतियां पैदा होती है। सारा जो मेंटल इलनेस है ना, वो सब बस यही है। लेकिन अभी ये चीज है कि इतनी प्रैक्टिस के बाद अभी मेरे अंदर ये चेंज आया है कि मैं बहुत सारी सिर्फ पहले अपनी गलतियां देखती हूँ, पहले कि भाई मैं कहाँ पर गलत हूँ और मुझे क्या अपने में चेंज करना है पहले, तो वो आई हैव ट्राई। समझ आया, इससे पहले तो हम कर देते हैं बस, बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी बहुत चेंज है मुझे कई सालों से कि आई एम कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दैट कि भाई अगर मेरे अंदर गलती है तभी, और कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर ही सारी गलतियां इसी वजह से ही हो रहा है। देखो हमारे ना कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम अपने ऑन वर्ड में रहते हैं, लेकिन आसपास देखते हैं इतनी नेगेटिविटी, फिर लगता है हम में कोई कमी तो नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन, आई डू नॉट नो व्हाई। हमें उस वर्ड, जो हमारा अपना एक जो संसार है ना, उससे बाहर निकल के चारों तरफ भी देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे तो ये आपके जो कोशेस है ना, कोश बताए गए, पंच कोश बताए गए हैं, पंच कोश में जो आनंद की स्थिति बताई गई ना, हम इन सांसारिक विषयों में रह के वो आनंद अनुभूति लेते हैं, इसी वजह से हम दुख के उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और पंचकोश में क्या बोलते हैं, आनंद की स्थिति क्या है, जब हम स्थूल से बहुत सूक्ष्म होते हैं। आप अब स्थूल से सूक्ष्म हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत वर्क बाकी है। तो एक एक अवगुण जो आपके अंदर है बताइएगा जरा सुरभि जी। सबसे पहले कौन है, कपिल जी है। कपिल जी,
कौन सा गुण है आपके अंदर जिस आदत से आपके घर वाले बहुत परेशान है? सोचना पड़ेगा, बहुत सारी है। एक जिससे आप खुद बहुत परेशान हैं। मतलब ये तो अच्छा, मैं अच्छी आदत बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा आलसी हूँ और जी ये तो फैक्ट है, थोड़ा सा मैं आलस कर देता हूँ। ओके, तो आपको भी ये विक्षेप हटाना है। सुरभि जी आप बताइए। मैम जो मैं सोचती हूँ कि जो बाकी सोचते हैं। अब कोई सोचते हैं जो बाकी लोग तो कहिए अवगुणों की खान सोचते हो मेरे खान उन जो से दूर करना चाहती हैं। अपने में फोकस शायद मैम, फोकस कि नहीं है आप। तो एक काम करो उसके पीछे लग जाओ वाला जो होता है ना, ऐसे शुरू जो मैं करती हूँ खत्म कर देती हूँ। कोई भी काम शुरू किया उसको खत्म कर दिया कि भाई जो शुरू किया वो करना है, मगर कई सारे हैं मैम आई हैव टू वर्क, मगर हाँ मतलब क्या बताएं, है बहुत सारे हैं मैम, मगर ये है कि कुछ लाइफ पर बहुत अभ्यास कर है वाला जो होता है ना कि टाइम पास कर रहे हैं, ओके। वो वाला है, मीनिंगफुल कर रहे नेक्स्ट हैं। गुण है आपके अंदर जो आप दूर करना चाहती हैं और योग में आने के बाद बहुत हुआ भी है? मैम मेरे से कि किसी और से आवाज बीच में जा रही है? सैनी। अच्छा हेलो, हाँ जी मैम। चित्रा जी, मैम आपकी ब्रेक हो रही है वॉइस। आपका विक्षेप कौन, आपके मन में कौन सा ऐसा हर्डल है जिसे आप दूर करना चाहते हैं? मैम मैं इंट्रोवर्ट हूँ यही सबसे बड़ा विक्षेप है मेरे। जी जल्दी जल्दी बोलिए। सोनाली सोच। अच्छा आप मुझे बोल रहे थे मैम मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और अगर कोई नेगेटिव कुछ बोलता है ना तो मैं पलट के जवाब नहीं देती, बट देना चाहिए समटाइम्स। अगर कोई गलत है तो यू शुड स्पीक, क्योंकि वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली आप अंदर अंदर अपने आप को हर्ट करते हैं। बट नाउ आई स्टार्टेड स्पीकिंग। मतलब ये ना किसी एक द्वेष पैदा कर रहे हो आप अपने अंदर, है ना? कविता जी, आरफा बोलो फटाफट। कितने बच्चे हैं अभी? शिवा है, योग और शरद प्रसाद। मुझे मोह बहुत है अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से। जो ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है मुझे कई बार मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल ही नहीं रही हूँ कुछ बीच में कटती है। हाँ जी, बस वही, बहुत प्यार भी बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। वो नहीं होना चाहिए लेकिन है, नेचुरली है। महर्षि पतंजलि जी क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तभी मतलब योग में ऐसा बोला गया है या मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा बोला है कि अगर आप अपने परिवार के साथ, समाज के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं और अपने मन को शांत रखते हुए सभी सुखों को पाल रहे हैं, उसके बाद भी, इन सब कर्तव्यों से निकलने के बाद भी अगर आप समाज के साथ भी कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ आप पूरी तरह से मेंटली हेल्दी हैं, ठीक है? और कपिल जी, जो आलस्य है ना, ये आपका वो नहीं है प्रॉब्लम, ये आपका कोई अवगुण नहीं है, ये समय ही ऐसा है, ठीक है? 3:30 से 4:30 का समय आलस का ही है, तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए। वो सिर्फ मैं एक सर्वे कर रही थी कि देखती हूँ कि आप लोग को पता है कि आपके अंदर क्या है। मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि सिचुएशन से निकलने के लिए जितना शांति से काम लिया जाए वो सबसे बेस्ट है। बट बहुत ज्यादा शांति और बहुत ज्यादा अशांति दोनों ही हमारे मेंटल इलनेस का ही एक कारण है, ठीक है?
उसमें आपको मैम- मानसिक रोग, बहुत शांत रहेंगे तब भी, बहुत अशांत रहेंगे तब भी। तो इसलिए कृष्ण जी ने क्या बोला है, समत्व योग उच्यते, समता का भाव रखिए, ठीक है ना। मैम, एक खुश चीज में, पूछना चाहूंगी, हाँ जी, जैसे कि मैं आजकल थोड़ा सा मतलब मुझे प्रॉब्लम रहती है, जैसे बेटी के शादी के नंबर आ रहे हैं, तो एक अजीब सा मन में बेचैनी रहती है कि मैं बेटी की शादी कर दूंगी और मैंने उसे पाला बड़ा किया, ये सब चीजें की, एक मोह भी रहता ही है। तो मतलब दिल में एक अजीब सा मतलब एक दर्द सा रहता है, हाँ? एक अजीब सा दर्द सा महसूस होता है। मोह है, यही बांध रहा है आपको, ये तो कर्तव्य है तो मतलब वो अगर हम ये बेचैनी जो है वो अलग तरह की होती है मैम, ऐसा लगता है जैसे कुछ छीन रहा है मुझसे। छिनकर आई है ना, अब आपका एक पला पलाया बच्चा कहीं और जाएगा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो सांसारिक कर्म है, ये तो हमें करने ही है, ठीक है ना। तो इन्हीं से आपको वैराग्य लेना है, कर्म करो बस, तो भी होगा, सब मतलब अच्छा ही होगा। मैम जब भी उसके रिश्ते की बात होती है तो मैं अजीब सा ऐसा लगता है कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं, जब आपकी अपनी रिश्ते की बात होगी तो बड़े खुश हुए होंगे आप, है ना। तो आप ये यहाँ पर कलेश पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो यही एक राग, मुझे लगता है कि ये भी एक राग है वाकई में। तो उसका सुख है, उसको आपने अपना दुख बना लिया है ना, तो उसको सुखी रहने दीजिए, ठीक है। मेंटल इलनेस के रीजन अभी देख के पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके व्यू देखेंगे अकॉर्डिंग टू योग। चलिए, ओके मैम, नमस्कार। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. नमस्कार मैडम जी। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।